हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपका दोस्त एक बार फिर से आ गया हूं अपने उसी टॉपिक को, भ्रष्टाचार के टॉपिक को लेके। मैं आज इसमें बताऊंगा आपको कि इस समय हमारी पोजीशन क्या है भ्रष्टाचार के मामले में। तो भैया सबसे पहले तो ये देखो कि मैं अकॉर्डिंग टू द ट्रू कॉलर ग्लोबल स्कैम रिपोर्ट 2021, इंडिया इज द country to receive the fourth highest number of spam sales and telemarketing calls. All categories of sales related calls make up by a vast majority, 93.5% of all incoming spam call. ये total of 1.13 मिलियन केसेस ऑफ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड भी हो रहा है, रिपोर्टेड इन 2023 में 1.13 मिलियन, मतलब 11 लाख के आसपास, 11,30,000 के आसपास रिपोर्ट हुए थे। अकॉर्डिंग टू द लोकसभा रिप्लाई ऑन फरवरी 6, the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System was set up under the Indian Cyber Crime Coordination Center by Ministry of Home Affairs to report financial fraud. अभी और 2010 के बाद, जैसे मैंने कहा था कि आपका जब रिफॉर्म आ गया उसके बाद भ्रष्टाचार की गति बढ़ गई, लेकिन 2010 के बाद हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। और इसका आंकड़ा अगर मैं बात करूं आज की डेट में, ये ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहता ये ऑथेंटिक है, क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई भी आंकड़ा आपको ना तो नेट से मिलेगा ना कहीं किसी एजेंसी के थ्रू मिलेगा। ये सब हवाई चीजें हैं। हमारी गवर्नमेंट तो कोई डेटा कभी रिलीज करती ही नहीं है भ्रष्टाचार का। तो ये जो मुझे डेटा मिला है, एक तो डेटा मिला है मुझे जो इस समय इलेक्शन चल रहे हैं वहां से। इलेक्शन में नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये बात सही है, लेकिन कोई आरोप प्रत्यारोप करता है सिर्फ अपने बचाव के लिए और कोई आरोप प्रत्यारोप करता है अब देश को सुधारने के लिए। तो ऐसे ही एक डेटा मेरे पास आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो 70 साल तक रही कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने 4.8 लाख करोड़, मतलब 4.8 ट्रिलियन रुपीस का घोटाला किया था 70 साल में। इस घोटाले को अगर हम सही जगह पे लगाते तो उस समय जो है 300 राफेल खरीदे जा सकते हैं, 1000 नंबर जो है जो मंगलयान प्रोजेक्ट हमने भेजा था वो ऐसे प्रोजेक्ट भेजे जा सकते हैं, और 24 INS विक्रांत बनाए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट और है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, कहीं से मुझे मिल गई तो मैंने इसमें डाल दी। लेकिन इससे एक आइडिया आपको आ जाएगा कि 1947 से 2024 तक, ये प्राइवेट पर्सन की है रिपोर्ट, देखिए टोटल जो घोटाला हुआ है वो 10.91 ट्रिलियन डॉलर हुआ है। हमारी GDP इस समय कितनी है भाई? 3.47, 3.41 शायद इतनी कुछ है ट्रिलियन डॉलर। 3 गुना घोटाला किया हम बैठे। अब इसमें है क्या, हमने कहा था नेक्सस बनता है, नेक्सस पॉलिटिशियंस का बनता है। पॉलिटिशियंस कैसे करता है? अब मैं ADR की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। ADR ये वही एजेंसी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म
करके बोलते हैं, ये वही कमेटी है, वही एजेंसी है जिसने जो है अभी ये जो आपका था इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पिटीशन दायर करी थी कोर्ट में, ये वही एजेंसी है। तो इसने एक ये डेटा दिया, ये 2023 का डेटा है कि इस समय जब हमारे पास टोटल सांसद हैं माननीय लोग वो 763 हैं, और जिसमें जो है 306 लगभग 40% have declared criminal cases against themselves such as charges of murder and crime against women। ये उन्होंने एफिडेविट में दिया है अपने में। एडीआर ये भी कहती है कि उसमें से 194 मतलब टोटल के 25% के आसपास सिटिंग एमपी ऐसे हैं जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लिए बैठे हैं अपने पास। अगर मैं बात ये करूं आपको किडनैपिंग, मर्डर, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स वगैरह 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 वगैरह, किस स्टेट में कितने हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे पास है एक डेटा है ये कि लोकसभा 2019 की मैं अगर बात करूं, ये लोकसभा 2019 की बात मैं कर रहा हूं, इसमें जो है 538 एमपी थे, राज्यसभा के 225 थे, 763 टोटल होते हैं। 232 आउट ऑफ 538 में 232 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर चार्जेस लगे थे, क्रिमिनल केसेस लगे थे, और उनमें से 252 में 154 लोग ऐसे थे जिनके पास सीरियस चार्जेस लगे हुए थे। अभी ऐसी राज्यसभा में आउट ऑफ 225 74 पर्सन्स एमपीज चार्जेस लगे हुए थे, 40% के ऊपर बहुत ही सीरियस चार्जेस थे, एलिगेशंस थे। इस तरह की रिपोर्ट्स है। ये भी मैं बता दूं, इसमें देखिए 139 बीजेपी के लीडर्स थे, 49 कांग्रेस के थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे। अब इसमें आप टैली ये देखिए कि उस समय 2019 में कांग्रेस के मेंबर्स 81 हुआ करते थे टोटल। आउट ऑफ 81 रिपोर्ट कर रहे हैं 49, मतलब मोर देन 50%, 53-54% के आसपास। इसी तरह बीजेपी के 139 385 में थे। ये भी फिगर बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा फिगर नहीं बताता हूँ। अभी दूसरा ये भी है, तृणमूल कांग्रेस के 14 थे, 36 टोटल थे, उसमें से 14 के पास चार्जेस लगे हुए थे। डीएमके और जनता दल के 13 एमपी के पास केसेस लगे हुए थे, इनके प्रत्येक के 34 लोग थे। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट इनके पास आई है, उन्होंने ये कहा कि 44% एमपीज हमारे जो है क्रिमिनल केसेस लिए हुए बैठे हैं, और उसमें से 28% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं। तो 100 में 28 आदमी जब भ्रष्ट पहुंचेगा संसद के अंदर में जहां कानून बनाए जाते हैं, तो वो क्या ऐसा कानून पास होने देगा जो वो भ्रष्टाचार ना कर पाए? नहीं होने देगा। इसीलिए जो है गवर्नमेंट कानून बनाने में असक्षम रहती है। इसलिए मेरा ऐसा वो है मानना ये है कि उन 28 को जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उनको उस दिन मतदान करने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, और कानून बना देना चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ आरजेडी लालू चारा घोटाला सरताज अपने लड़के को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस समय भ्रष्टाचार की गंगोत्री में हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए। नहाएगा, मीसा भारती हैं उनकी लड़की, वो भी तपड़ तपड़ बहुत कर रही हैं। ये भी तेजस्वी भी बहुत कर रहा है, आजकल चल रहा है इसका टाइम। लेकिन इनकी भी पार्टी में जो है 5 थे
सांसद ऐसे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। 6 टोटल सांसद थे। सोच सकते हो भ्रष्टाचार किस लेवल का है। 100 मतलब 90%, नियर अबाउट 90%। अच्छा, मार्क्सिस्ट पार्टी जो CPI कहते हैं, इसमें भी 8 MP थे, इसमें 6 MP के ऊपर चार्जेस लगे हुए थे। यहाँ भी अगर आप देखो तो 80% के आसपास है। एक आम आदमी पार्टी है जिसके 11 MP हैं, जिनमें 3 के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, 70% है। ये तो कहते थे मैं बहुत ईमानदार और मैं सारा काम ईमानदारी से करूँगा, लेकिन 70% इनके पास भी MP ऐसे थे। NCP एक पार्टी है, इसके पास 8 MP थे, इसमें 3 MP इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। मतलब यहाँ भी 40% के आसपास हो गया। तो ये सब जब तक चलता रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं आता हूं इसके ऊपर कि आपकी पोजीशन, इसी तरह की कुछ पोजीशन जो है आपके उसमें है। 44% के आसपास विधायक भी आपके आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके ऊपर, ऐसा उन्होंने अपने हलफनामे में कहा था, एफिडेविट जो चुनाव आयोग को दिया जाता है। अब इसमें यह है कि विश्लेषण में 28 राज्य, ADR की जो रिपोर्ट है, मतलब उसने 28 राज्य पकड़े हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सेवारत कुल 4003 में से 4001 विधायकों को शामिल किया था। उसमें उसने देखा ये कि 44% के आसपास जो है विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले लगे हुए हैं, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। ये शपथ पत्र जब जांच किए गए तो देखा ये गया उसमें कि 1136 यानी कि लगभग 28% के ऊपर गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिसमें हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ ये सब किया गया था। अब आप सोचिए कितने, कहाँ के सांसद हैं, कहाँ के ये विधायक हैं। केरल में 135 में से 95 विधायक यानी 70% अब अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी प्रकार बिहार में 242 विधायकों ने, 242 विधायकों में से 161 विधायक 67%, मतलब केरल भ्रष्टाचार में 70%, बिहार 67%, दिल्ली में 70 विधायकों में 44 विधायक जो है करप्शन का केस लगा हुआ है, ऐसे केसेस लगे हुए हैं। 63% बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री अपने को कहते हैं केजरीवाल जी, देख लें ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 284 टोटल सदस्य हैं, उसमें 174 विधायक 62%। तेलंगाना में 72 विधायक के ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, टोटल वहाँ है 118 यानी कि 61%। तमिलनाडु में 60%। अब आप ये बताइए कि ये स्टेट्स भ्रष्टाचार में अगर लिप्त ना हो तो क्यों ना हो। केरल ठीक है, वामपंथी आते हैं या वो मियाँ सपोर्टेड पार्टी आती है, जो भी आती है। आपकी पार्टी हो गई। दिल्ली में केजरीवाल जी आते हैं, केजरीवाल जी अब घोटाले कैसे रोकेंगे। महाराष्ट्र में हालांकि गवर्नमेंट बीजेपी शिवसेना की चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहाँ भी बह रही है। मतलब मैं कहता ये हूँ कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, किसी भी पार्टी का लीडर हो, किसी का भी हो, भ्रष्टाचार भी होगा ही होगा। अब मुझे एक चीज ये बताइए आप कि बिहार में और इसमें ये रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। एक विधायक की संपत्ति या 17 करोड़ है रुपए। आप सोच सकते हो, एवरेज 11 करोड़ है एक विधायक की। एक विधायक तनख्वाह कितनी मिलती है?
आप विधायकों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बिजनेस वर्ग से आते होंगे, बाकी तो सब लफंदर आते हैं, गरीब घरों से आते हैं। लालू प्रसाद गरीब घर से निकला हुआ आदमी है, केजरीवाल बहुत समृद्ध आदमी नहीं थे, समझे, मनीष सिसोदिया, ये सब, संजय सिंह टिकट ब्लैकमेलर, ये सारे चीज़ें आप देख लीजिए और उससे अंदाज आप लगा लीजिए कि आपकी देश की स्थिति है क्या। अच्छा, अब इसमें इंटरनल भ्रष्टाचार की भी बात हो जाए। इंटरनल भ्रष्टाचार में जो वो ये कहा जाता है कि एशिया के देशों की बात करें तो भारत में घूसखोरी का औसत सबसे अधिक 39% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 46% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक सेवाएं हासिल करने के लिए निजी संपर्कों का इस्तेमाल किया था। ग्लोबल सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक घूस देने वाले 50% लोग ऐसे हैं जिनसे पैसों की मांग की गई थी। इसके अलावा 32% लोग ऐसे थे जिन्होंने निजी कनेक्शन के जरिए सुविधा हासिल की थी। इन लोगों का कहना था कि यदि उनके निजी कनेक्शन ना होते तो शायद उनको सुविधाएं मिल नहीं पाती। अब भ्रष्टाचार किस किस लेवल पे होता है? देखिए, भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री है, इंडिया में बह रही है। भ्रष्टाचार ऊपर से आया है, नीचे तक फैल चुका है, कोड है। टूरिज्म में भी स्कैम होता है। कैसे स्कैम होता है? फेक होटल इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको, कमीशन बेस्ड रिकमेंडेशंस कर देंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये टूर वगैरह। काउंटरफीट नकली प्रोडक्ट्स भी मतलब बिकते हैं हमारे यहाँ, घड़ियाँ हैं, मोबाइल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, इसमें भी होता है। अभी इसको एन अदर प्रिवेंशन, अब मैं बता रहा हूँ, एन अदर प्रिवेलेंट स्कैम इन इंडिया इज काउंटरफीट प्रोडक्ट स्कैम। दिस इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग और सेलिंग फेक और imitation goods that resemble genuine or branded product. Some example of counterfeit products, वही मैंने बताया, फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं। लेकिन इसका भी व्यापार इंडिया के अंदर 2018 में $10.45 बिलियन था, जो कि संभावना ऐसी कही जा रही है कि 2026 तक ये 189.9 बिलियन तक पहुंचेगा। 104 से बढ़ के 189 पहुंचेगा। एजुकेशन का मामला भी है। लोग डराते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, लालच देते हैं, कोर्स ले लो, महंगे टीचर्स नहीं उनके पास होते हैं, फिर भी वो जो है लोगों को एडमिशन देते हैं, उनके पास ऐसे टीचर्स नहीं होते हैं जो शिक्षित कर सकें। तो ए रिसेंट स्कैम दैट हैज एमर्ज्ड इन द इंडिया इज एडटेक स्कैम। दिस इन्वॉल्व exploitation of students, YPS and parents who want to pursue higher education of career in fields such as engineering or coding. Some example of edtech scams are, वही मैंने बताया, भय दिखा के पैसा वसूल करने वाली बात है। ये इंडिया में 2020 में रिपोर्ट थी, इसका 2.8 बिलियन कारोबार था, जो कि संभावना 2025 तक ऐसी कही जा रही है कि डायरेक्ट जंप करेगा और $10.4 बिलियन पहुंचेगा। अभी आप देख लीजिए ना, आपके पास आ भी रहे हैं, BJUI जो आया था उसने स्कैम किया, इसने स्कैम किया, ये सब स्कैम आ गए। फाइनेंशियल स्कैम्स भी हैं इंडिया के अंदर।
फाइनेंशियल स्कैम कहाँ होते हैं? शेयर मार्केट में हो सकते हैं, स्पेक्ट्रम बेचने में हो सकते हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो सकते हैं, ये सारे भी फ्रॉड है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि ये फ्रॉड करने में सिर्फ वो लीडर्स नहीं हैं जो या तो मतलब क्रिमिनल हैं या वो हैं, कांग्रेस तो है, कांग्रेस तो अच्छी पार्टी है। नेहरू इंदिरा परिवार और राजीव और राहुल जी का परिवार और सोनिया गांधी एकदम दूध से धुली हुई महिला, इनके ऊपर भी 7 आरोप ऐसे लगे हैं जिनमें इनका कनेक्शन निकलता है। और इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ निकलता है? देखिए, सबसे 2013 मैं पीछे से आगे पीछे आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब 2013 में तो इनकी गवर्नमेंट चली गई 2014 में, लेकिन 2014 में इन्होंने अगस्ता हेलीकॉप्टर डील करी थी। 36 अरब रुपए का सौदा किया था, 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इटली को जो है कि कंपनी को वो दिया गया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सोनिया गांधी का कनेक्शन कहाँ से है? इटली से है। यानी कि ये 36 अरब रुपया कहाँ गया होगा? सोनिया जी की घर में गया होगा, ठीक है। और फिर बाड्डा दामाद जी, बाड्डा डीलर घोटाला है। ये रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं, इन्होंने 65,000 का ब्याज लिया था, मतलब 62,000 रुपये, 65,000 करोड़ रुपए, 65 करोड़ रुपए, सॉरी 65 करोड़ 65 करोड़ रुपीस इन्होंने लोन लिया था, वो ब्याज मुक्त लोन था। और ये आरोप भी लगे हैं कि बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का मकसद था। तो राजनीतिक फायदा पहुंचा कौन रहा था? यानी कि सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी। नेशनल हेराल्ड केस, ये तो अजीबी गरीबो केस है। इसके बारे में तो आपने बहुत सुन रखा होगा कि मैं ही कंपनी का डायरेक्टर और मैं ही जो है उसका सेक्रेटरी दूसरी कंपनी का, मैं ही कंपनी को खरीद लेता हूं जहां का मैं सेक्रेटरी था। कितनी अजीब बात है। खैर, ये घोटाला जो है पिक्चर में आया था। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद, नेशनल हेराल्ड के ऊपर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेराल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया, जो कभी एजेएल के पास होता था। और इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत में गए, संपत्ति का बेजमाल इस्तेमाल करने का केस चलाया है। और ये भी रिपोर्ट में बता दूं, ये बेल पे चल रहे हैं उस केस में। राजीव गांधी ने किया था ये घोटाला 1984 में, प्रपोज घोटाला, जिसके कारण उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। 65 करोड़ का ये घोटाला था, 64 करोड़ का घोटाला था। इसमें क्या था? भारतीय सेना को 155 mm हार्विटर तोप बेच सके। बाद में सोनिया गांधी पर भी बफोस तोप के मामले में आरोप लगे, अमिताभ बच्चन के ऊपर भी लगे थे, ध्यान करिए। जब सौदे में बिचौलिया बने इताबली कारोबारी और गांधी परिवार के करीबी ओताबियो कातोजी का नाम इसमें आया, अर्जेंटीना चले गए ये। तो देखिए, जितने घोटाले हैं ये सोनिया जी से डायरेक्ट लिंक हो रहे हैं, इटली से डायरेक्ट लिंक हो रहे हैं। इसीलिए माफ़ करिएगा, बहुत भद्दा शब्द बोल रहा हूँ, गौर में दारू पिलाने वाली महिला से शादी करके राजीव गांधी लाए इंडिया की बहू बना के, लेकिन इंडिया की बहू वो कभी बन ही नहीं पाई। वो सिर्फ विदेश की है और विदेश की ही रहेगी। उसकी मानसिकता भी उसी तरह की है। इसीलिए उसकी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2004 से 2014 तक, तो मैक्सिमम करप्शन हुआ था उसके गवर्नमेंट में, मैक्सिमम करप्शन हुआ था। ये
भैया मेरे एक इंदिरा जी के समय में भी घोटाला हुआ था, मालती घोटाला कांड 1973 में। इसमें क्या था कि 1973 में कार कंपनी मालती की स्थापना से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मालती घोटाले में आया था, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। 1973 में सोनिया गांधी को मालती टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स फंड और ज़मीन को लेकर कई छूटें मिली हुई थी, मगर कंपनी बाजार में उतरने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में इसको बंद कर दिया गया। एक और था घोटाला जो हुआ था 1971 में, ये था नागरवाला स्कैंडल। इसमें क्या था कि एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री की नकली आवाज़ में फ़ोन करके बैंक को कहा, एसबीआई को, कि 60 लाख रुपए चाहिए। किसके लिए? उस समय युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ हमारा, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ। तो इसने जो है घोटाला कर लिया 60 लाख रुपए का। एक मुंद्रा घोटाला आया था, ये 1991 में आया था और इसमें कहा जाता है कि इसमें नेहरू जी इन्वॉल्व थे। कहाँ इन्वॉल्व थे, कितने इन्वॉल्व थे, ये तो देखिए मैं ये सीधा कहता हूँ कि जो भी ये स्कैंडल्स चल रहे हैं, जो भी केस लगे हुए हैं लोगों के ऊपर, इसके रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नेता ही करते हैं, नेता ही केस को दबाते हैं, नेता ही केस को उजागर करते हैं। इसलिए ये मिलेगा नहीं आपको कहीं भी। लेकिन इसमें जो है हुआ ये था कि कलकत्ता के एक उद्योगपति थे हरदास मुंडरा, जो आज़ाद भारत के पहले घोटाले के तौर पर याद किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू